हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो बेसिकली आज हम यहाँ पर इंटीग्रल नहीं सिर्फ डिफरेंशिएशन के बारे में बात करने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन में क्या क्या बेसिक कंसेप्ट्स है, कौन कौन से फार्मूलाज हैं। सब कुछ आपने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन हम उस सब को हम यहाँ पर एक बार दोबारा से डिस्कस करेंगे, पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, क्या क्या फार्मूले इसके अंदर हैं, ताकि सारे फार्मूले आपको रिवाइज हो जाएं। वो रिवाइज होने के बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले डिफरेंशिएशन में आपको बेसिक जो फार्मूलाज हैं, तो बेसिक फार्मूलाज आपको लर्न कर लेने हैं कि ये फार्मूला आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं। जितने ज़्यादा आप फार्मूलाज को याद रखोगे उतना ज़्यादा आपको डिफरेंशिएशन को करने में अच्छा भी लगेगा और आपके क्वेश्चंस भी बड़े इजीली निकलेंगे। लेकिन जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो सभी को याद होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बेसिक फार्मूलाज में बात करूँ, सबसे पहला जो फार्मूला है उसमें x⁻n का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर x एक वेरिएबल होता है और n एक कॉन्स्टेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पर कहें कि भाई जो फार्मूला है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि जो पावर है वो आगे आ रही है और x की पावर एक कम हो जाती है। यानी अगर हम x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन निकालना चाहें d/dx ऑफ x³, तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा और x की पावर एक कम हो जाएगी, यानी आंसर बनेगा 3x²। जो सेकेंड रूल है उसमें कहता है कि कोई कांस्टेंट अगर हो तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो कोई भी कांस्टेंट हो, अकेला कांस्टेंट होना चाहिए, उसके साथ कुछ होना नहीं चाहिए। अब कांस्टेंट जैसे मर्जी हो, कांस्टेंट खाली 2 लिखा हो, कांस्टेंट a लिखा हो, कांस्टेंट e⁻² लिखा हुआ हो, या कांस्टेंट हो log 7, यानी x y अगर उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव होता है 0। x का डेरिवेटिव 1 के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर यही वाला फार्मूला आप यूज़ करते हैं। x का डेरिवेटिव आप करेंगे तो पावर उसकी 1 है, 1 पावर आगे आएगी, x की पावर एक कम हो जाएगी, मतलब 0 हो जाएगी। तो उससे जो आंसर है आपके पास 1 के बराबर ही आएगा। d/dx ऑफ √x, तो इसमें भी आप यही वाला फार्मूला लगाते हैं। √x का मतलब होता है x की पावर 1/2। तो उसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो उसका डेरिवेटिव सॉल्व करके आपके पास ये बन जाएगा। डायरेक्टली अगर आप करोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा, टाइम बचेगा। अगर आप प्रॉपर वे में जाओगे कि x की पावर √x का मतलब है कि x की पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव करना है तो 1/2 आगे आएगा, x की पावर एक कम होगी, 1/2 में से एक कम करोगे तो -1/2 बचेगा, और -1/2 का मतलब है इसको जब आप नीचे लाओगे तो +1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखेंगे, और +1/2 का मतलब है x की पावर हाफ ही, और √x से हो जाएगा वहाँ पर x की पावर हाफ का मतलब, यानी आंसर आपका यही आएगा। उसके बाद कहता है 1/x⁻n। तो यहाँ पर x की पावर कितनी भी हो, 1/x⁻7, 1/x⁵, बस ध्यान रखना है कि ऊपर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर यहाँ कांस्टेंट 7 है तो 7 लिख दो, 10 है तो 10 लिख दो, लेकिन होना चाहिए कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो आप उसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो उसमें आएगा 1/x⁻n+1। ठीक है, ये कैसे आता है, मान लो x की पावर -7 है और x की पावर -7 है, उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। x की पावर -7 का मतलब है 1/x⁻7, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जब रूल लगाएंगे तो -7 आगे आएगा, x की पावर एक कम होगी, मतलब -8। तो ये बन जाएगा -7/x⁻+8। तो इसमें जब आप डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव में आ जाएगा 1/x⁻n, ऊपर आएगा यहाँ पर n, यहाँ पर 1 लिखा रहेगा, यहाँ पर n आएगा, जो भी मतलब पावर होगी वो यहाँ पर आएगी, n ऊपर आएगा, नीचे x की पावर n+1 हो जाएगी। तो आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ 1/x⁻7 है, तो माइनस साइन आएगा, पावर जो थी वो आ जाएगी -7, और नीचे एक पावर आपकी प्लस हो जाएगी, तो नीचे आ जाएगा x की पावर +8। ठीक है, प्लस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। e⁻x का डिफ्रेंशिएशन करो, इंटीग्रेशन करो, यार मस्त है, सबसे मस्त यहाँ पर फंक्शन है। कोई चेंज ही नहीं होता भैया, जैसा है मैं वैसा का वैसे ही हूँ, मेरे साथ कोई गड़बड़ मत करो। ठीक है, तो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही रहता है। a⁻x आ जाए तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है a⁻x इंटू में log a, यानी जो यहाँ पर बेस होता है वो यहाँ पर log के साथ में आ जाता है, और अगर log x होता है खाली तो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। तो ये जितने भी बेसिक डिफरेंशिएशन है वो सारे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, एक बार फिर से रिवाइज करवा दिए। सारे डिफरेंशिएशन आपको अच्छी तरह से याद कर लेने। लेकिन डिफरेंशिएशन करने के लिए खाली ये याद करने से खाली काम नहीं चलेगा, इसके रूल्स भी तो पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसके जो रूल्स हैं वो भी हमें याद करने पड़ेंगे। तो इसके रूल्स क्या क्या होते हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो जो सबसे पहला रूल है उसमें कहता है एडिशन रूल। एडिशन रूल हो या सब्ट्रैक्शन रूल, दोनों बहुत सिंपल है। दोनों में कहता है कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है f(x) और g(x), आपको उनका डिफरेंशिएशन करना है,
तो सीधा एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन अलग करो, जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन अलग करो, बस वही उसका आंसर आ गया। जैसे मान लो हम एक फंक्शन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, एक ले लेते हैं ई की पावर एक्स, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, ई की पावर एक्स का आ जाएगा ई की पावर एक्स, खत्म कहानी। अगर माइनस में होगा तो माइनस का साइन लग जाएगा, बस इतना ही फर्क आएगा। मेन जो आपको ध्यान रखने, एक तो प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल, और उसके बाद एक करेंगे चेन रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या हो रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स दोनों मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई में रूल आप लगाओगे तो रूल के अकॉर्डिंग पहले वाले का डेरिवेटिव करो, दूसरा एज इट इज लिखो। तो पहले वाले का डेरिवेटिव आ गया 2x, दूसरा एज इट इज लिखना है, फिर प्लस का साइन आएगा। अब पहले वाला फंक्शन एज इट इज लिखो, दूसरे वाले का डेरिवेटिव कर दो। तो पहला एक्स स्क्वायर है उसको एज इट इज लिखेंगे, और ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो ये तो डिफ्रेंशिएशन आ गया। आगे इसमें कॉमन वॉमन निकाल के सिंप्लीफाई करना है, कोई अलग मैटर है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन इसका ये हो गया। अगर यही दोनों टर्म आपके पास डिवाइड में आ जाए तो यहाँ लग जाएगा क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर दो, जैसे यहाँ पर किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है उसको मल्टीप्लाई करो, फिर बीच में माइनस का साइन लाओ। अब ऊपर वाला फंक्शन न्यूमरेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये सेम आएगा। एक चीज़ और यहाँ पर करनी है कि जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देना है। तो इस तरह आप लगा सकते हैं यहाँ पर क्वोशिएंट रूल। अब बात करते हैं अगर हम चेन रूल की। अब चेन रूल में क्या होता है, यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ फंक्शन होते हैं, फंक्शन है फिर उसके अंदर फंक्शन है फिर फंक्शन है, तो उनका हम लगातार डेरिवेटिव करते रहते हैं और डेरिवेटिव करके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं चेन बना देते हैं एक तरह से, इसको लिए बोलते हैं हम चेन रूल। तो यहाँ पर हमने जैसे सबसे पहले आपको देखना है होल पावर, पहले होल पावर का डेरिवेटिव करा, एन आगे आ गया और एफ टी की पावर एक कम हो गई। ठीक है, एक बार में एक ही डेरिवेटिव करना है। अभी हमने पावर रूल लगाया, पावर का डेरिवेटिव करा तो वो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया। उसके बाद आपको डेरिवेटिव करना है इस बेस का एफ टी का, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ टी आ गया। अब एफ टी का डेरिवेटिव हो गया, जो भी डेरिवेटिव आएगा वो लिख देंगे, उसके बाद फिर अंदर जाएंगे ब्रैकेट के तो वहाँ पर आ जाएगा टी, फिर टी का डेरिवेटिव कर देंगे, आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो एक एक करके मतलब डेरिवेटिव करते हुए चलेंगे और लास्ट फंक्शन जो है वहाँ तक हम पहुँचेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, अगर मैं उसको ऐसे लिख दूँ ई की पावर एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर होल पावर कुछ नहीं है, होल पावर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर फंक्शन ई से स्टार्ट हो रहा है। होल पावर होती तो ऐसे ब्रैकेट में पावर आएगी, चलो एक पावर हम लगा भी देते हैं, मान लो ये पावर आ गई 4। तो आपको जब होल पावर दे दी जाए तो पहले होल पावर से ही स्टार्ट करना है, यानी पावर फार्मूला लगाना है। तो पावर फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, 4 आगे आएगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा और इसकी पावर एक कम हो जाएगी। एक बार में डेरिवेटिव एक ही करना है, ऐसा मत करना कि 4 का डेरिवेटिव भी कर दो, ई का भी कर दो, एक्स स्क्वायर का भी कर दो एक ही स्टेप में, ऐसा नहीं करना है। पहले हमने पावर रूल लगाया, 4 आगे आ गया और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इधर आ गया 3। अब 4 का काम खत्म हो गया, पावर का काम खत्म। अब आ जाओ बेस पर, बेस में ई की पावर कितनी भी हो डेरिवेटिव वही रहेगा पहले तो, यानी ई की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स स्क्वायर रहेगा। अब ये ई का भी डेरिवेटिव हो गया, अब इसकी पावर पे जाओ, पावर में एक्स स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव करेंगे। अगर पावर में एक्स होता है तो हम डेरिवेटिव नहीं करते हैं क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो उसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो यह आ जाएगा 2x। इस तरह यहाँ पर 3 डेरिवेटिव आ गए, मल्टीप्लाई करके उनकी एक चेन बना दी, इसी को बोलते हैं हम चेन रूल। तो ये 5 रूल हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट एंड चेन रूल। अब इन सारे रूल्स को आपको फॉलो करना है जब भी हम डेरिवेटिव करेंगे। अब इसके अलावा कहता है कि डेरिवेटिव में अगर आप इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव करते हो तो कैसे करना है। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस में कहता है द वेरिएबल x एंड y आर कनेक्टेड सो दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस y एज ए फंक्शन ऑफ x, यानी y की वैल्यू यहाँ पर आप निकालोगे तो इन टर्म ऑफ x नहीं निकाल सकते हो, y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x नहीं निकाल सकते हो। या आप ये कह सकते हो कि x और y दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये ऐसे समझ सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये फंक्शन दे रखा है, अब आपको इसमें निकालना dy बाई डी एक्स ही है। अब क्योंकि हमें पता है कि x और y दोनों फंक्शन है, तो जो पहली टर्म है उसमें x स्क्वायर है y स्क्वायर है, दोनों मल्टीप्लाई में है। अब दोनों मल्टीप्लाई में आ जाए, फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है, चाहे कोई सा भी चैप्टर आप कर रहे हो, अगर डिफ्रेंशिएशन आपको करना है और 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो हमेशा प्रोडक्ट रूल लगेगा ही लगेगा, ये नहीं कि x में ही होने चाहिए वो।
तो यहाँ पर दो फंक्शन है आपके पास, एक एक्स स्क्वायर एक वाई स्क्वायर। पहले हमने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करा तो ये बन गया 2x, वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, दूसरा फंक्शन एज इट इज रहता है, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो जैसे पहले एक्स स्क्वायर का करते थे हम 2x, वैसे ही करेंगे 2y, लेकिन यहाँ पर फंक्शन y की टर्म्स में तो y का भी डेरिवेटिव करना है, तो ये बनेगा dy/dx प्लस 3 कांस्टेंट है, ऐसे कैसे लिखो, अंदर है एक्स वाई, तो यहाँ पर भी दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो फिर यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगाओ। x का डेरिवेटिव करेंगे 1, y एज इट इज प्लस x एज इट इज, y का डेरिवेटिव हो गया dy/dx, और उसके बाद प्लस y है, y का डेरिवेटिव हो गया dy/dx। इस तरह से इसका डेरिवेटिव करना है। अब जो dy/dx वाली टर्म्स हैं उन सबको आप इकट्ठा कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। थ्री वाई 3x dy/dx प्लस dy/dx। अब जो dy/dx है उसको आप कॉमन निकाल दो, कॉमन निकाल के यहाँ कर दो आप 2x² y 3x प्लस 1। बाकी जो टर्म्स हैं, एक तो ये आ गया 2xy², इधर आके माइनस में आ जाएगा, 3y इधर आके माइनस में आ गया। अब ये वाली टर्म है ये जाएगी नीचे, ठीक है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस वहाँ से आप कॉमन निकाल देना, तो dy/dx बन गया, माइनस कॉमन निकाल दिया, 2xy² प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2x² y प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, इसमें x और y जो होता है वो किसी तीसरे वेरिएबल से, एक तीसरा पड़ोसी और आ गया, इनका तीसरे वेरिएबल से कनेक्ट होता है। x और y में हो रहा है झगड़ा, दोनों अलग अलग हैं, उनके बीच में एक बिचौलिया है, तो वो बिचौलिया जो तीसरा वेरिएबल है वो है। अब हमें लेकिन मिलाना उन दोनों को ही है, हमें dy/dx ही निकालना है, मिलाना उन दोनों को ही है। उसकी अब किसकी हेल्प से मिलाएंगे, क्योंकि दोनों में झगड़ा हो रहा है तो हम मिला देंगे उसके बिचौलिए की हेल्प से, यानी जो तीसरा वेरिएबल आ रहा है उसकी हेल्प से। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि एक x है ATQ, इसमें जो स्मॉल लेटर्स दे रखे होते हैं, जो स्टार्टिंग वाले होते हैं उनको तो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं, जो ये बाद वाले लेटर्स होते हैं TUVWX इनको वेरिएबल ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा पैरीमीटर कनेक्ट हो रहा है वो T है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अब दोनों यहाँ पर वेरिएबल जो कनेक्ट हो रहे हैं x और y दोनों कनेक्ट हो रहे हैं T से, दोनों की बोलचाल T से है, तो यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो T के हिसाब से करेंगे। हमने यहाँ पर डेरिवेटिव जो करना है दोनों का, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू T करना है। तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे, x का डेरिवेटिव वो 1 नहीं होगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, लेकिन t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx/dt होगा। यहाँ पर a कांस्टेंट है, t³ का करेंगे तो आ जाएगा 3t²। ऐसे y का करो, ये बनेगा dy/dt। अब यहाँ a/t³ है तो इसका आ जाएगा -3a/ में t⁴। 1/x⁴n वाला रूल लगा दिया सीधा, ठीक है, माइनस साइन लगाना है, जो पावर है वो ऊपर शिफ्ट होनी है और जो t की पावर है नीचे एक बढ़ जानी है। अब आपको निकालना dy/dx है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं dy/dx को कि dy/dt इंटू में dt/dx, इसको हम ऐसे भी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जो dy/dt है इसकी वैल्यू आपके पास -3a/ में t⁴ और dt/dx रेसिप्रोकल करके लिखो इसका 1/3a t²। 3a से 3a कैंसिल, आंसर आ गया -1/t⁶। उसके बाद बारी आती है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास जो डिफरेंशिएशन में, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो उसके लिए आपको जो लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं वो पता होनी चाहिए, जो लॉग वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ी थी। तो लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, लॉग mn अगर दिया हुआ है तो इस m को और n को दोनों को आप अलग अलग कर सकते हो। बेस अगर कुछ दिया हुआ है तो बेस यहाँ पर b हो जाएगा। अब b जैसे यहाँ पर b लिखा हुआ है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो बेस फिर e कंसीडर करते हैं। अगर हम लिखते हैं कहीं पर log x, तो कैलकुलस में ये log x जो होता है ये एक्चुअली में log x टू द बेस e होता है।
तो हम जब log x लिखते हैं तो इसका मतलब log x टू द बेस e लिख रहे हैं। तो अगर कोई बेस दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो अलग कर दो। ऐसे अगर यहाँ डिवाइड में है, डिवाइड में होगा तो पावर इन दोनों को माइनस करके हम अलग अलग कर सकते हैं। अगर कोई टर्म यहाँ पर पावर में दे रखी है m की पावर p, तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी p इंटू में log m। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होगी। log b और बेस में भी b, अगर बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब इसका आंसर 1 के बराबर होगा। और यहाँ पर log b रेस टू पावर x टू द बेस b, जो यहाँ पर बेस है log का वो यहाँ पर फंक्शन का बेस है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और log भी खत्म हो जाएगा, आंसर बचेगा खाली हमारे पास x। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं log की जो आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। और अब डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है और कहाँ पर करना है, कहाँ पर आपको पता लगेगा कि डिफ्रेंशिएशन लॉगरिथमिक यूज़ करना है, तो उसके लिए आप क्या देखो, इफ़ देयर आर मोर देन 2 फंक्शंस आर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में 2 से ज़्यादा फंक्शन है तो आप यहाँ पर log का यूज़ करो। या फिर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज आल्सो वेरिएबल, जो कोई भी वेरिएबल है आपके पास, उसकी जो पावर है, उसका जो एक्सपोनेंट है वो भी वेरिएबल है, यानी बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है। अगर ऐसा है तो आप इसको यूज़ करो। जैसे यहाँ पर है y इक्वल्स टू एक्स की पावर x, तो यहाँ x है, ये भी वेरिएबल है, जो एक्सपोनेंट आ रहा है वो भी वेरिएबल है। तो अब यहाँ पर log यूज़ करो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम log लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा log y, इधर आ जाएगा log x की पावर x। तो हमने log की प्रॉपर्टी में पढ़ा कि अगर ये पावर में होता है कुछ चीज़ तो आगे आ जाता है, तो ये बन जाएगा ऐसे x log x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव हो गया 1/y, फिर y का करेंगे तो dy/dx। यहाँ पर 2 फंक्शन आ गए, एक x हो गया और एक log x हो गया। x का डेरिवेटिव करेंगे 1 आ जाएगा log x एज इट इज़, प्लस x एज इट इज़ log x का 1/x। इससे ये कैंसिल, y इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल्स टू में y log x प्लस 1, और y की वैल्यू होती है x की पावर x, जो कि क्वेश्चन में दे रखी है। तो x की पावर x का डेरिवेटिव ये होता है, और इसको अगर आप याद कर लोगे तो ये कई जगह आगे काम आने वाला है। x की पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा x की पावर x इंटू में log x प्लस 1। याद रख लोगे तो और बेटर है कि हमारा टाइम बच जाएगा। उसके बाद आता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि जिसमें एक से ज़्यादा बार डेरिवेटिव हो रहा हो। अब एक से ज़्यादा बार अगर डेरिवेटिव होता है, तो जैसे यहाँ फंक्शन दिया हुआ है आपको fx, तो पहले हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव कर हमने लिख दिया f डैश x, तो ये 4 आगे आ जाएगा 4x क्यूब, ये आगे आ जाएगा 3 5 जा 15 x स्क्वायर, 2 आगे आएगा 2 2 जा 4x, कॉन्स्टेंट का हो जाएगा 0। अब इसका अगर हमें दोबारा भी डेरिवेटिव निकालना f डबल डैश x, तो इसमें कुछ नया कुछ नहीं है। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव करना है, रूल सारे हमारे वही रहेंगे। 3 4 जा 12x स्क्वायर, 15 2 जा 30x प्लस 4। अगर मान लो एक बार और डेरिवेटिव निकालना है, थर्ड डेरिवेटिव, तो अब ये क्वेश्चन है हमारा 12 2 जा 24x, यहाँ पर आ गया 30। इस तरह आप जितनी मर्जी बाहर डेरिवेटिव निकाल सकते हो। और जब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखते हैं, मान लो यहाँ तो fx की टर्म में है तो हमने ऐसे लिख दिया f डबल डैश x। अगर y की टर्म में होता फंक्शन, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को तो हम लिखते हैं dy/dx, सेकंड डेरिवेटिव को लिखेंगे d2y dx स्क्वायर। इस तरीके से लिखेंगे। ये भी MCQs में पूछ सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपको ऐसे लिखना है। अगर आपने ऐसे लिख दिया d2y d2x तो ये गलत है। आपने लिख दिया dy2 dx2, ये भी गलत है। आपको लिखना है d2y dx स्क्वायर, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो d3y और dx क्यूब ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर d के ऊपर पावर होती है, यहाँ पर जो नीचे वेरिएबल होता है उसके ऊपर पावर होती है, x है y है जो भी है। अब टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में बात करते हैं कि टेंजेंट नॉर्मल क्या होता है। तो हमें ये पता है कि अगर कोई कर्व हम बनाते हैं, ये मान लो एक्सिस है आपके, x एक्सिस और y एक्सिस, ये हमारा एक कर्व आ गया। तो इस कर्व में अगर मान लो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन ऐसे पास करती हुई जाती है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट।
और इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो इसके परपेंडिकुलर लाइन आती है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो ये टेंजेंट और नॉर्मल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? कह रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट जो dy बाई डी एक्स के बराबर होता है। अगर हमें ये जो कर्व दे रखा है, ये कर्व है हमारे पास y इक्वल्स टू एफ एक्स, इस कर्व का आपसे टेंजेंट पूछ लिया गया स्लोप का कि भाई टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, मतलब जो इस कर्व का टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप क्या होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली डेरिवेटिव कर देना है dy बाई डी एक्स। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा जाए, मतलब ये वाला स्लोप का पूछा जाए नॉर्मल का स्लोप, तो इसके लिए क्या करना है, जो dy बाई डी एक्स है उसका रेसिप्रोकल करना है और माइनस का साइन लगा देना है। इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये टेंजेंट है, अगर ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, मतलब ऐसे चला जाए टेंजेंट, तो अब ये यहाँ पर एक्स एक्सिस को कहीं क्रॉस ही नहीं करेगा। अब एक्स एक्सिस को कहीं क्रॉस ही नहीं करेगा तो स्लोप ही नहीं बनेगा, क्योंकि स्लोप हमेशा तभी बनता है जब लाइन एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है और एक्स के साथ जो पॉजिटिव डायरेक्शन है इस तरफ जो एंगल बनता है, इसकी हेल्प से हम निकालते हैं टेंजेंट। हमेशा एंगल इसका ये वाला बनना चाहिए, ये वाला एंगल कंसीडर नहीं करते स्लोप के लिए, ये वाला एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और डायरेक्शन एंगल की एंटी क्लॉकवाइज होती है, तब हमारा स्लोप क्रिएट होता है। तो यहाँ पर जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये स्लोप बनेगा ही नहीं, तो इसलिए स्लोप यहाँ पर स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स हो जाएगा 0। अगर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होता है तो dx बाई dy मतलब आपको उसका रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि नॉर्मल में क्या आएगा, ये वाली लाइन आ जाएगी। अगर ये वाली लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है तो उस केस में जो dx बाई dy है मतलब इसका स्लोप 0 के बराबर होता है। माइनस लगाओ मत लगाओ क्योंकि राइट हैंड साइड में तो 0 है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है तो फार्मूला हो गया y माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू में x माइनस एक्स वन। ये y1 और x1 पॉइंट होते हैं जहां पर टेंजेंट का जो स्लोप है वो बनता है, मतलब ये वाला पॉइंट x1 y1। ऐसे अगर आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालोगे तो फार्मूला आ जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस एक्स वन। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन m1 इक्वल्स टू m2। अगर कोई दो लाइन है आपस में वो पैरेलल है, तो पैरेलल होने का मतलब है कि उन दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होगा। अगर दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। इफ m1 इक्वल्स टू m2 देन टू कर्व्स टच ईच अदर। अगर दो कर्व है हमारे पास, ठीक है, एक कर्व मान लो इस तरह से जा रहा है, एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, ये मान लो दोनों कर्व यहाँ पर एक दूसरे को टच करते हैं, तो ये दोनों आपस में टच तभी करेंगे जब इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा। इनके जो टेंजेंट है उसका स्लोप इक्वल होगा m1 इक्वल्स टू m2। अगर इनके टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा तो इसका मतलब होगा दोनों कर्व जो हैं एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं और ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। इनका जो टेंजेंट बनेगा यहाँ पर और यहाँ पर, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल आएगा। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, अगर दो कर्व्स आपके पास हैं उन दोनों का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है उसका फार्मूला होता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 फिर इसका मॉडुलस। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू दिस। तो ये सारा कंसेप्ट था टेंजेंट एंड नॉर्मल का। तो आई थिंक ये सारा आपका रिवाइज हो गया होगा क्या क्या इसके अंदर है। उसके बाद बात करते हैं रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या होता है जब किसी एक क्वांटिटी में किसी दूसरी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कुछ चेंज हो। जैसे मान लो आपके पास एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की अगर मैं साइड को इंक्रीज करूंगा तो उसके एरिया में या उसके पेरीमीटर में कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। ठीक है, तो लेकिन जो वो चेंज होगा उसी चेंज को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, और उसको हम डिनोट करते हैं dy बाई डी एक्स से। लेट देयर आर टू वेरिएबल x एंड y सच दैट y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy बाई डी एक्स यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। In other words, the expression the rate of change of a function means the derivative of the function। सिंपल लैंग्वेज में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन का मतलब डेरिवेटिव निकाल दो, वही उसका रेट ऑफ चेंज हो जाता है। तो जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन एक दे रखा है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सर्कल की जो रेडियस है वो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रही है। तो पर सेकंड मतलब एक सेकंड के अंदर रेडियस 0.7 सेंटीमीटर बढ़ रही है, तो उसके सर्कमफेरेंस का रेट ऑफ इंक्रीजिंग क्या है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r। सर्कमफेरेंस को डिनोट कर लिया हमने 2 पाई r। हमें फाइंड करना है डी सी बाई डी टी।
रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्यों लेंगे? क्योंकि यहां पर आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है। तो अब इसका डेरिवेटिव करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, आर का डेरिवेटिव हो जाएगा डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज इन आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपको दे रखा है 0.7, यहाँ पुट कर देंगे 0.7, तो आंसर आ गया आपके पास 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर्कमफेरेंस है इसलिए सेंटीमीटर, एरिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, वॉल्यूम होगा तो क्यूब आ जाएगा। उसके बाद जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉस्ट फंक्शन के बारे में। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन में दो तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कि जो आपकी प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होती है, और फिक्स कॉस्ट होती है जिसमें आप प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, वो फिक्स है। आपने कहीं पर कोई रेंट पे कोई रूम लिया हुआ है, कोई फैक्ट्री ली हुई है, तो उसका किराया आपको देना है, चाहे काम करो या ना करो, तो वो है फिक्स कॉस्ट। अगर आप कोई प्रोडक्शन करते हो, मान लो कुछ प्लास्टिक आइटम बना रहे हो, तो आपको प्लास्टिक का दाना चाहिए होता है, मशीनरी चाहिए होती है, लेबर चाहिए होती है। जितना प्रोडक्शन आप ज़्यादा बढ़ाओगे तो वो कॉस्ट आपकी इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन कम रखोगे तो कॉस्ट कम रखेंगी, तो इसलिए वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो जब हम कॉस्ट फंक्शन निकालते हैं तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कॉस्ट फंक्शन इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स कॉस्ट। अगर हमसे पूछा जाए एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट के लिए जो कॉस्ट होती है उसकी एवरेज निकालनी है, और एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, जितना आप आउटपुट बना रहे हो उससे डिवाइड कर दो, तो कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय एक्स। अगर हम निकालते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो अब यहाँ पर किसकी एवरेज निकाल रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट की। जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दो एक्स से। यहाँ पर एवरेज फिक्स कॉस्ट, यहाँ पर एवरेज किसकी आ रही है? फिक्स कॉस्ट की, तो फिक्स कॉस्ट को आप एक्स से डिवाइड कर दो। तो जिसकी एवरेज पूछी जा रही है उसको आप नंबर ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर दो। डिमांड फंक्शन, ठीक है, डिमांड फंक्शन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो या तो x इक्वल्स टू एफ पी से डिनोट करते हैं या p इक्वल्स टू एफ एक्स से डिनोट करते हैं। x इक्वल्स टू एफ पी का मतलब होता है जो प्राइस होता है उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी में चेंज होता है। p इक्वल्स टू एफ एक्स का मतलब होता है जो क्वांटिटी होती है वो उसका प्राइस तय करती है कि क्वांटिटी मार्केट में कितनी जा रही है। उसके बाद आता है रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन होता है कि आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया मार्केट से। रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? जो आपका प्राइस होगा ईच आइटम का, एक आइटम अगर आप जितने रुपए में बेच रहे हो और जितने आइटम वो बेच रहे हो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो वो बनेगा आपका रेवेन्यू फंक्शन, x इंटू में p। उसके बाद हम निकालते हैं एवरेज रेवेन्यू। जैसे यहाँ पर एवरेज निकाली थी, यहाँ एवरेज किसकी निकालना है? रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू को आप x से डिवाइड कर दो। अब रेवेन्यू का मतलब होता है px बाई एक्स, एक्स से x कैंसिल हो जाएगा, p आ गया, यानी एवरेज रेवेन्यू अगर आप कहो तो p के बराबर ही होता है। जो प्राइस ऑफ ईच आइटम होता है वही आपका एवरेज रेवेन्यू भी होता है। प्रॉफिट फंक्शन क्या बनेगा? आपने कॉस्ट फंक्शन बना लिया, आपका पैसा लग गया, आपने रेवेन्यू कर लिया, इतना मार्केट से जनरेट कर लिया। अब प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तो रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, ये बन गया आपका प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो वही प्रॉफिट को आप डिवाइड कर दोगे x से, तो वो बन जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ब्रेक इवन एनालिसिस, जब मार्केट में आप कुछ सप्लाई करते हो तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जितना पैसा आपने लगाया था उतना पैसा आपका रिटर्न हो जाता है, उतना आपको वापस मिल जाता है, ठीक है, जो भी आपने कॉस्ट उसमें लगाई थी। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस, यानी जहां पर कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन दोनों आपस में इक्वल हो जाए, या आप ये कह सकते हो कि जहां पर प्रॉफिट आपका जीरो हो जाए। तो रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन इक्वल्स टू जीरो हो गया, या फिर रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों बराबर हो गए, या फिर प्रॉफिट फंक्शन जीरो हो गया। किसी भी तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इस तरह से जितने भी फंक्शंस हैं रिलेटेड टू डेरिवेटिव वो हमने करे। इसके अलावा मार्जिनल फंक्शंस की ओर बात कर लेते हैं। मार्जिनल वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है? अगर हम निकालते हैं मार्जिनल कॉस्ट इज द डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी जो भी आपका कॉस्ट फंक्शन बना था उसका जब रेट ऑफ चेंज निकालते हो आप, तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। इसको आप ये भी बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट, कि आप अगर एक एडिशनल यूनिट बनाना चाह रहे हो तो आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं उसकी मार्जिनल कॉस्ट। अगर आपने 100 आइटम बना लिए हैं, 100 आइटम की कॉस्ट आपको पता है, आपको चाहिए कि भाई मैं 101 आइटम की कॉस्ट निकालना चाहता हूँ, 101वें आइटम की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, अप्रोक्सीमेट होगा ये, ठीक है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकालना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है? कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, अब यहाँ पर मार्जिनल किसकी निकाल रहे हैं? एवरेज कॉस्ट की, तो आपको एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
ठीक है। इसका फार्मूला एक ये भी होता है, मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है कि आप रेवेन्यू का डेरिवेटिव कर रहे हो, यानी जिसकी भी आप मार्जिनल वैल्यू निकाल रहे हो ना उसका डेरिवेटिव कर दो। सीधा फंडा ये याद रखो, जिसकी भी मार्जिनल वैल्यू निकालनी है उसका डेरिवेटिव कर दो। मार्जिनल प्रॉफिट है, डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो इसका मतलब क्या होता था, कंजप्शन फंक्शन C इक्वल्स टू एफ वाई। ये कंजप्शन फंक्शन है आपका C इक्वल्स टू एफ वाई, एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल कंजप्शन एंड द टोटल इनकम वाई, कि टोटल इनकम कितनी हो रही है उसके हिसाब से कंजप्शन कितनी हो रही है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको निकालना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजप्शन पर यूनिट चेंज इन इनकम, यानी इनकम में जितना चेंज हो रहा है उसके हिसाब से कंजप्शन में कितना चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यहाँ कंज्यूम की जगह यहाँ पर आ गया सेव, तो बस फार्मूले में क्या आएगा, DS बाय dy, यानी आपकी जो इनकम है उसमें जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आपकी सेविंग में क्या चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ये सारा का सारा जो कंसेप्ट था रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन वो हमने कर लिया। अब स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज।